हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल जो थॉट्स है कि ना तकलीफ तो क्या क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उन सुर्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन में होगा सुधार। भारत बायोटेक जो कंपनी है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत बायोटेक कंपनी को बोला गया है कि आपकी जो वैक्सीन है उसमें आप सुधार करिए। महिला सुरक्षा ऐप अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए जो 3 कंपनियों ने हाथ मिलाया है। उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। महेंद्र सिंह धोनी ने रचा नया कीर्तिमान। उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में 100% दाखिले के लिए स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया गया है। आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह है नर्स जो क्या वैक्सीन लगा रही है। अभी हाल ही में आपके साथ भी ये घटित हुई घटना। आपको भी याद होगा कि आपने जो वैक्सीन लगवाई है, आपको वो वैक्सीन याद है, ठीक है। तो आइए आज के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समझते हैं कि कोवैक्सीन में होगा सुधार। भारत बायोटेक ने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव पर डब्ल्यूएचओ को नहीं आपत्ति। जो भारत बायोटेक कंपनी है उसने बोला है कि डब्ल्यूएचओ को वैक्सीन की जो सुरक्षा है और प्रभाव है इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उसने कुछ मतलब जो अपग्रेड करने के लिए इसको बोला है। अगर कुछ ऐसा मतलब डब्ल्यूएचओ बोल दे कि भारत में जो भारत बायोटेक में की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उसमें वो प्रभावी नहीं है या बेहतरीन नहीं थी, तो भारतीय जनता आग बबूला हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता को क्या है ना, चाहिए तो बढ़िया चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। बस यही एक सिद्धांत पे ये काम करते हैं कि चाहिए तो बढ़िया चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ कोवैक्सीन की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद भारत बायोटेक ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली जो भारत बायोटेक ने कहा, हमें फीडबैक मिला है कि हम उसमें सुधार करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह सुधार वैक्सीन के असर व सुरक्षा से संबंधित नहीं है। यह कोवैक्सीन के लिए डब्ल्यूएचओ की नियमित जांच थी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन की कमियों को दूर करने को कहा गया है। वैक्सीन की सुविधाओं को अपग्रेड करने और निरीक्षण में पाई गई कुछ मामूली कमियों को दूर करने को कहा गया है। इसके अनुसार वैक्सीन प्राप्त करने वाले देशों से उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन उसने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि उचित कार्रवाई क्या होगी। और साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने यह भी नहीं कहा कि क्या क्या मतलब कमियाँ पाई गई हैं। हालांकि संगठन का कहना है कि टीका पूरी तरह से प्रभावी है और कोई सुरक्षा चिंता नहीं है, लेकिन निर्यात के लिए उत्पादन के निलंबन के परिणामस्वरूप कोवैक्सीन की आपूर्ति बाधित होगी। वहीं 14 से 22 मार्च तक डब्ल्यूएचओ के पोस्ट इमरजेंसी यूज लिस्टिंग निरीक्षण के परिणामों के तहत यह निलंबन किया गया है और वैक्सीन निर्माता ने भी निर्यात के लिए कोवैक्सीन को उत्पादन को निलंबित करने की अपनी प्रतिबद्धता है उसका संकेत दिया है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप अभिव्यक्ति ऐप यूजर मामले में जसपुर बना जिले का नंबर 1। ठीक है, जसपुर जिले में पुलिस ने महिलाओं को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का परिणाम है कि महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए ऐप के इस्तेमाल में जिला पहले स्थान पर आया है, जसपुर जिला। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जसपुर छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप के रजिस्ट्रेशन में जसपुर जिला पहले स्थान पर आया है। यह ऐप महिला एवं बालिकाओं को पुलिस सहायता पहुंचाने में मदद करता है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य की पुलिस के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप के माध्यम से ज़रूरतमंद महिलाएं बिना थाने आए ही अपनी शिकायत कर सकती हैं और यह भी जांच कर सकती हैं कि जो इन्होंने जो शिकायत की है उसका निस्तारण हुआ है या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हाइड्रोजन जो ईंधन है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इसे। हाइड्रोजन फ्यूल को
बढ़ावा देने के लिए इन 3 कंपनियों ने हाथ मिलाया, पूरा होगा पीएम मोदी का सपना। अब पीएम मोदी का सपना क्या है वो भी जानते हैं, और किन 3 कंपनियों ने हाथ मिलाया है हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की दिग्गज जो कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रीन्यू पावर ने हरित हाइड्रोजन बिजनेस विकसित करने के लिए एक जॉइंट वेंचर क्या किया है, बनाया है। कौन कौन सा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लार्सन एंड टुब्रो है, उसके बाद रीन्यू पावर है। ठीक, आइए इसके आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आईओसी एंड L&T ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले विद्युत अपघटकों के विनिर्माण और बिक्री के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाने के लिए करार किया है। जॉइंट वेंचर जीरो कार्बन उत्सर्जक हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे, जिसका उपयोग रिफाइनरियों से लेकर इस्पात संयंत्रों और ऑटोमोबाइल तक के लिए किया जाएगा। कंपनियों ने एक बयान में संयुक्त रूप से कहा है कि त्रिपक्षीय उद्यम एक सहक्रियात्मक गठबंधन है जो आईईपीसी परियोजनाओं को रूपित, निष्पादित और वितरित करने में L&T की मजबूत साख, पेट्रोलियम रिफाइनरी में आईओसी की स्थापित विशेषज्ञता और ऊर्जा स्पेक्ट्रम में रिन्यू की विशेषता को एक स्थान पर लाता है, एक साथ लाता है। आइए समझते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो है क्या। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का एक स्वच्छ स्रोत है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइज़र का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइज़र रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसमें सोलर और विंड दोनों तरह की जो एनर्जी है उसको शामिल किया जाता है। बता दें कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कई तरह के सेक्टर में हो रहा है, जिसमें केमिकल सेक्टर हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हीटिंग पावर शामिल है। हाइड्रोजन के इस्तेमाल में प्रदूषण भी नहीं फैलता है। हाइड्रोजन के इस्तेमाल से क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ है। सरकार ने फरवरी में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को अधिसूचित किया था। इस नीति का उद्देश्य क्या है, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि देश को तत्व के पर्यावरण के अनुकूल संस्करण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने में मदद मिल सके। बयान में कहा गया है कि आज हाइड्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से रिफाइनिंग, इस्पात और फर्टिलाइज़र सेक्टर में किया जाता है, जो ज्वाइंट वेंचर के शुरुआती प्रयासों का फोकस होगा। रिन्यू पावर के अध्यक्ष मुख्य जो कार्यपालक अधिकारी हैं, सीईओ हैं, सुमंत सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्धारित 2030 और 2070 के लिए भारत के व्यापक रणनीतिक जलवायु लक्ष्यों के जो अनुरूप रिन्यू भारत में ग्रीन हाइड्रोजन व्यवसाय बनाने के लिए L&T एंड आईओसी के साथ काम करने के लिए तत्पर है। बीते कुछ साल में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनियों की दिलचस्पी भी ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ी है। इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें रीन्यूएबल हाइड्रोजन सबसे अच्छी गैस है। यह पूरी तरह से स्वच्छ है। रीन्यूएबल एनर्जी की कीमत घटने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत में भी कमी आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल जो पार्क है उसके बारे में क्या। उत्तर प्रदेश के इन शहरों में खास सुविधाओं के साथ बनाए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। लखनऊ कौन है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, बल्कि राज्य के हर विभाग के मंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यूपी सरकार अपने प्रयासों से राज्य को हर स्तर पर पहले स्थान पर लाना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। इस वजह से यूपी में पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड जो टेक्सटाइल पार्कों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य क्या करेगा, जल्द ही टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोएडा में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 150 एकड़ ज़मीन भी आवंटित किया जा चुका है। टेक्सटाइल पार्क क्या होगा कि जो कपड़े के उत्पादन के लिए जो कंपनियां स्थापित की जाएंगी वो, ठीक। अब इन शहरों में बनेंगे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि हाल के कुछ सालों में बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया, कौन कौन? बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश
प्रमुख कपड़ा उत्पादकों के रूप में उभरे हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया प्रमुख जो है कपड़ा उत्पादक के रूप में उभरे हैं। इसी वजह से सरकार की मंशा है कि इन देशों से आगे निकलना है। यूपी सरकार की योजना के तहत लखनऊ, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, कानपुर रीजन में टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की योजना पर काम चल रहा है। इन जगहों पर निजी क्षेत्र के सहयोग से इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। पार्कों में क्या होगा? वेयर हाउसिंग की सुविधाएं होंगी, रेडीमेड फैक्ट्री, शेड, भूखंड, रॉ मटेरियल, टूल रूम, टेस्टिंग व शोध अनुसंधान के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा। पार्क स्थापित किया जा रहा है, मतलब उस पार्क के अंतर्गत अब जैसे लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है तो लखनऊ में ही उससे संबंधित जो उसकी टेस्टिंग होगी, जो टूल्स होगा, शोध होगा, अनुसंधान के लिए सभी फैसिलिटी एक जगह पर उपलब्ध होगी। कर्मचारियों के लिए डॉर्मेट्री या हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होगी। मशीनों की रिपेयरिंग के लिए दुकानें, ट्रक टर्मिनल व पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कौशल उन्नयन केंद्र, इंक्यूबेशन सेंटर होगा। फैशन इंस्टीट्यूट व ट्रेनिंग सेंटर भी होंगे। हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग पार्क आदि बनाने वाले निवेशकों को आवश्यक सहयोग देने के साथ निजी औद्योगिक पार्कों के लिए घोषित राज्य की नीति के लाभ के लिए मदद मिलेगी। ठीक है, 152 कंपनियां टेक्सटाइल पार्क में लगाएंगी फैक्ट्री। योगी सरकार 2.0 ने उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में यमुना अथॉरिटी ने नोएडा में अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 150 एकड़ ज़मीन का आवंटन भी कर दिया है। नोएडा में ज़मीन आवंटन की वजह से उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो पहला टेक्सटाइल पार्क बनेगा, कहाँ बनेगा? नोएडा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। यूपी का पहला टेक्सटाइल पार्क नोएडा में बनेगा। टेक्सटाइल पार्क में कुल 152 कंपनियां अपनी फैक्ट्री लगाएंगी। इन कंपनियों के आने से नोएडा में करीब 8,365 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं यह कंपनियां लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देंगी। सूत्रों के मुताबिक 2023 के पहले महीने में टेक्सटाइल और गारमेंट की 91 फैक्ट्रियों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इन फैक्ट्रियों में लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कालीन उत्पादन में यूपी की 90% हिस्सेदारी। कालीन यूपी के भदोही में बनता है। ठीक है, आइए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य है। राष्ट्रीय स्तर में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कपड़ा उत्पादन में 13.24% है। सिल्क उत्पादन और हैंडलूम की संख्या के लिहाज से यूपी देश का 5वां स्थान है देश में। राज्य में 2.58 लाख हैंडलूम बुनकर और 5.5 लाख पावर लूम बुनकर हैं। यूपी में गैर लघु औद्योगिक क्षेत्र में 58 स्पिनिंग मिल और 74 टेक्सटाइल मिल हैं। कालीन उत्पादन में देश में यूपी की हिस्सेदारी 90% है। यूपी के भदोही जिले में कालीन का उत्पादन किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फेमस है। आज का जो अगला महत्वपूर्ण जो मोटिवेशनल जो थॉट्स है कि ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, MS धोनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी ने रचा नया कीर्तिमान, अपने नाम किया बड़ा रिकॉर्ड। भारत और चेन्नई सुपर किंग के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक और नया कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने रविवार को पंजाब किंग 11 के खिलाफ खेलते हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। पहला भारतीय क्रिकेटर कौन है, आइए उसको भी जानते हैं। मौजूदा भारत और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा 372 T20 मैच खेलकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। रोहित शर्मा क्या है, प्रथम है और 350 मैचों के साथ MS धोनी दूसरे स्थान पर है। पूर्व क्रिकेटर और धोनी की CSK टीम के साथी सुरेश रैना 336 T20 मैच खेले हैं। और वहीं दिनेश कार्तिक जो हैं 329, विराट कोहली 328 मैच खेले हैं। CSK ने अभी तक 2022 के IPL में अपनी जीत का खाता नहीं खोला है, वे अपने 3 मैच हार गए हैं। CSK का कौन जो कैप्टन है वो है MS धोनी ने कैप्टनसी छोड़ दी है। अब कौन बने हैं, जडेजा कैप्टन बने हैं। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में 100% दाखिला सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% दाखिला सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे कम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती से इस अभियान की शुरुआत की है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूछा जा सकता है आपसे, श्रावस्ती है। 2 साल के अंतराल के बाद अप्रैल में स्कूल फिर से खुल रहे हैं और राज्य सरकार बच्चों को स्कूल में लाने के हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने कोविड महामारी की चुनौती से निपटने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब एक बड़ा काम बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। उन्होंने कहा कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराएं। योगी जी ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को नया रूप दिया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक और उच्च जो प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की सुविधा, बिजली जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान की गई। उन्होंने विधायकों, सरकारी अधिकारियों, पूर्व छात्रों द्वारा स्कूलों को गोद लेने और उनके सुधार में मदद करने के लिए प्रशंसा की है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने विस्तृत चर्चाएं की है। अब हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन का क्या एक विस्तृत जानकारी प्राप्त की है और साथ ही साथ उन क्वेश्चन से संबंधित जो उसमें वन लाइनर जो क्वेश्चन थे हमने उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज यहीं तक। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।